Hello friends, in this lecture we are going to study certain concepts like rationalism, empiricism, epistemology, metaphysics. Many students are not very clear with these concepts and therefore they face problems while studying philosophy in general and Western philosophy in particular. So I would suggest that do not just understand these concepts but also understand the interrelationship between these concepts. इन concepts के बीच में क्या relation है, कैसे वो एक दूसरे से relate करते हैं. अगर आप ये भी समझोगे तो ये concepts भी बेहतर याद रहेंगे या बेहतर समझ आएंगे. तो सबसे पहला सवाल आता है, what is rationalism? What is empiricism? पहले इन दोनों को देखते हैं. क्या है भाई रैशनलिज्म, क्या है एम्पिरिसिज्म, क्या है. और कई बार आपको मतलब शॉर्ट में जवाब देना आना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो एक तरीके से आपको नट शेल में एसेंस में समझ आ जाएगा कि वो है क्या. तो अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है व्हाट इज रैशनलिज्म, व्हाट इज एम्पिरिसिज्म, व्हाट दे आर, तो मेरा जवाब होगा रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म दे प्राइमरीली आर एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल्स. क्या है ये दोनों, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म? एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल्स. अब एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल्स तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये दोनों हैं, लेकिन अभी फिर सवाल नया आता है कि एपिस्टेमोलॉजिकल का क्या मतलब होता है. तो एपिस्टेमोलॉजिकल जो एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? तो ऑब्वियसली लॉजी, लोगोस समहाउ रिलेटेड टू स्टडी, एपिस्टीम somehow related to knowledge. In short, क्या है epistemology? Study of knowledge. Knowledge से संबंधित जो भी बातें होंगी वो सब epistemology में आ जाएगी. For instance, किस तरह की बातें वहां पर हो सकती है? What kinds of discussions will take place in this branch of philosophy, that is epistemology. Questions may be, what is knowledge? How knowledge is obtained? What is the limit of our knowledge? इस तरह के सवाल कि भाई क्या है, नॉलेज है क्या, कैसे मिल रहा है हमको, उसका एक्सटेंट क्या है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है, क्या मेथड्स अपनाई जा सकते, जो कुछ भी नॉलेज से रिलेटेड है वो सब इसी में आ जाएगा एपिस्टेमोलॉजी में. लेकिन ये जो सवाल है इनमें से हम जब एक पर्टिकुलर सवाल को देखते हैं, when we look at the question of how knowledge is obtained, तो अलग अलग व्यूज आ जाते हैं, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अराइज. और ब्रॉडली जो दो पर्टिकुलर एक्सट्रीम एंड्स हैं या ऑपोजिट व्यूज हैं, वो दो अलग अलग स्कूल बन जाते हैं, यानी कि रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के स्कूल बन जाते हैं. तो जब सवाल पूछा जा रहा है कि हाउ नॉलेज इज ऑब्टेन्ड, नॉलेज कैसे मिलता है हमको, तो कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कैसे मिलता है, रीजन से. दूसरी तरफ कुछ दूसरे लोग होंगे वो बोलेंगे सेंसेस से, इंद्रियों से, एक्सपीरियंस से. सो वन स्कूल दैट विल एडवोकेट दैट knowledge will be obtained by using our reason, using our intellectual faculty, that school will be called rationalism. And the school holding the opposite view, that we obtain our knowledge through our senses, through our experiences of those senses, that school will be called empiricism. एक रीजन बेस्ड है, एक सेंस एक्सपीरियंस बेस्ड है. अब अगर हमने ऐसा बोल दिया है कि रैशनलिज्म का जो स्कूल है वो रीजन बेस्ड है और एम्पिरिसिज्म का जो स्कूल है वो सेंसेस पर आधारित है, एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो उसके मायने क्या होंगे, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे सोसाइटी पे इन जनरल, या फिर अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उस आधार पे ही ये स्कूल्स इमर्ज हो रहे हैं. तो रैशनलिज्म पहले आया था और साथ साथ फिर एम्पिरिसिज्म भी चलने लगा था, और दो अलग अलग ट्रेंड्स हैं, और दो अलग अलग ट्रेंड्स, वो ट्रेंड्स उस वक्त के सोसाइटी में भी होंगे. तो
रैशनलिज्म जो है उसमें क्या है, प्राइमेसी किस चीज की है, रीजन की है। रीजन की प्राइमेसी ये मतलब क्या, एक तरीके से वो डिडक्टिव मेथड की बात करेगी। मतलब ये कि हमें मतलब सेंस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है नॉलेज के लिए, हम हमारे ही दिमाग में पहले से ही कुछ ज्ञान है, इनेट आइडियाज हैं, एसेंशियली हमारे दिमाग में है और हम उसको डिड्यूस कर सकते हैं। और ये किस तरह का नॉलेज होगा, यूनिवर्सल नॉलेज होगा ऑब्वियसली। ऐसे ही जैसे कि मैथमेटिक्स में कि भाई जो मैथमेटिकल लॉज हैं वो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं। और मैथमेटिकल नॉलेज के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। फॉर इंस्टेंस 2+2 ऐड करना है तो उसके लिए अनुभव की जरूरत नहीं है, आप बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना सेंसेस की मदद के भी आप उसको अपने रीजन से सॉल्व कर सकते हो। 2+2 = 4। तो जो रैशनलिज्म का स्कूल है वो एक तरीके से मैथमेटिक्स को बढ़ावा देगा, मैथमेटिकल नॉलेज को बढ़ावा देगा, उस तरह की सर्टेनिटी को बढ़ावा देगा, डिडक्टिव मेथड को, डिडक्टिव अप्रोच को बढ़ावा देगा, रीजन पे जोर डालेगा। जबकि दूसरी तरफ एम्पिरिसिज्म, उसमें प्राइमेसी किस चीज की है, सेंसेस की, एक्सपीरियंस की, ऑब्जर्वेशन की। और जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, 1 by 1 इंस्टेंसेस को रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब कौन सी मेथड हुई, इंडक्टिव मेथड हो गई कि भाई आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से रिकॉर्ड कर रहे हो और उसमें से कुछ जनरलाइजेशन निकालने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप सेंसेस के थ्रू पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो वो क्या एक तरीके से पर्टिकुलर से रिलेटेड हो जाएगा वो जो आपकी मेथड है। और इस तरह की चीज कहां पे होती है, इंडक्शन वाली चीज कहां होती है, अगर हम देखें तो जो नेचुरल साइंसेस है वहां पर इंडक्शन की मेथड यूज होती है, इंडक्टिव मेथड यूज होती है। तो जो इंडक्टिव मेथड है ये, या स्कूल ऑफ एम्पिरिसिज्म है, ये किस चीज के लिए बेसिस होगा, किस चीज को बढ़ावा देगा, किस चीज को मोमेंटम प्रोवाइड करेगा, नेचुरल साइंसेस को। नेचुरल साइंसेस की प्रोग्रेस उस दौरान काफी हो भी रही थी और उसको और बल मिला। तो इन शॉर्ट, इन स्कूल ऑफ रैशनलिज्म प्राइमेसी इज गिवन टू रीजन। They believe in deductive methodology. For example, the methods used in mathematics. On the other hand, empiricism underlines the importance of experience and observation. Thus, they advocate inductive methodology, and obviously support natural sciences. तो बेसिक तो क्लियर हो गया कि डिफरेंस क्या है, और इसमें हम क्या मतलब, और हम इसमें क्या याद रख सकते हैं। रैशनलिज्म जब कोई स्कूल है उसका सेंट्रल फीचर क्या है ये हमें पता होना चाहिए। सेंट्रल कोर टेनेट्स क्या है किसी पर्टिकुलर स्कूल के। तो रैशनलिज्म के सेंट्रल फीचर क्या है, फर्स्ट एक तो वो रीजन पे जोर दे रहे हैं बहुत, तो रीजन एक मतलब उनकी कोर चीज हो गई। और दूसरा क्या, इनेट आइडियाज, या बोल सकते हैं कि नॉलेज जो हमारे पास पहले से ही है, मतलब बर्थ से ही है। इवन जो एंशिएंट फिलोसोफर्स है वहां वो लोग बोलेंगे कि पिछले जन्म, रीइंकार्नेशन में बिलीव करते थे, रीबर्थ में। तो हम मतलब पिछले जन्म से ये जन्म तक आए तो वो नॉलेज भी हम कैरी करके लाए हैं, सोल में होता है पहले से ही, बर्थ के जन्म के समय से ही होता है। अलग अलग प्रोपोर्शन में ये चीजें मिल जाएगी, लेकिन फिर भी कोर मतलब रैशनलिज्म में यही है। एक तो ये कि भाई रीजन पे जोर है, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं किसी सेंस में इनेट आइडियाज की वो बात करने लगेंगे। कौन कौन है इस स्कूल के फिलोसोफर्स, वैसे तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत शुरुआती समय से ही ये सब थीम्स मिल जाएंगी, लेकिन हमारा ऑफिशियली जो सिलेबस है उसमें अगर हम देखें तो प्लेटो और एरिस्टोटल में भी कुछ सीट्स मिल जाएंगे, स्पेशली प्लेटो में खासकर। लेकिन जो हम ऑफिशियली जो रैशनलिज्म के स्कूल को पढ़ते हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स होते हैं, याद रखा जा सकता है DSL से। कौन कौन होगा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं रैशनलिज्म के, और इन्हीं को हमें याद रखना है रैशनलिज्म स्कूल जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली ये एक मूवमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहा है। तो बाकी सब तो पुराने हो गए, प्लेटो भी पुराना हो गया बहुत, उसके सीड्स कहीं या थ्रेड्स उस तरह की थीम्स मिल जाएंगी, लेकिन
मेनली जब हम रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं तो तीन इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज. So again, the central features of rationalism are what? Reason, and second, some innate ideas. Reason and second, innate ideas. And who are the main philosophers in the rationalist school? Descartes, Spinoza, and Leibniz. फिर एम्पिरिसिज्म के भी कुछ बहुत ही सेंट्रल प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ कोर प्रिंसिपल्स होंगे. तो वो किन चीजों की बात कर रहा है? एक तो वो बात कर रहा है सेंसेस पे जोर दे रहा है. वो लोग रीजन पे दे रहे थे रैशनलिस्ट स्कूल, ये लोग सेंसेस पे जोर दे रहे हैं. सेंसेस के थ्रू ही हमको, इंद्रियों के जरिए हमें ज्ञान मिलता है, सेंसेस के थ्रू, सेंस एक्सपीरियंस के थ्रू. और अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली दूसरी चीज जिसकी वो बात करेंगे वो क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन पे जोर देंगे. और कौन फिलोसोफर्स हैं? तो इसकी इस तरह की थीम्स भी पहले मिल जाएगी, खासकर एरिस्टोटल, प्लेटो में, दोनों में मिल जाएगी, लेकिन एरिस्टोटल में खासकर, क्योंकि एरिस्टोटल ने मतलब एम्पिरिकल स्टडीज पे काफी जोर दिया था. लेकिन ऑफिशियली जो एम्पिरिसिज्म का स्कूल है, जो जिस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, उसमें हम तीन इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स को पढ़ेंगे, लॉक, बर्कले, ह्यूम. तो क्या कहा हमने? व्हाट आर द सेंट्रल फीचर्स ऑफ एम्पिरिसिस्ट स्कूल? दे गिव एम्फेसिस ऑन सेंस एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन. हु आर द इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स ऑफ दिस स्कूल? जॉन लॉक, जॉर्ज बार्कले, डेविड ह्यूम. इस पॉइंट पर हम 1 मिनट रुक कर इमैनुअल कांट का भी जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर जब ये दो अलग अलग मूवमेंट शुरू हो रहे हैं, दो अलग अलग स्कूल्स आगे बढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से दो अलग अलग थ्रेड्स ओपन हो गई है फिलॉसफी में, और एक तरीके का डाइवर्जेंस है. लेकिन आगे जाकर इमैनुअल कांट इन दोनों को सिंथेसाइज करने की कोशिश करेगा, एक तरीके से इन दोनों में समन्वय बैठाने की कोशिश करेगा. और कांट हो या कोई भी हो, जब भी ऐसी कोशिश होगी, उस पॉइंट पे कन्वर्जेंस होता हुआ भी दिखेगा. तो अदरवाइज मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों ऑपोजिट व्यूज हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन दोनों ऑपोजिट व्यूज को हार्मोनाइज करने की कोशिश करेंगे. तो कांट क्या करेगा? कांट बोलेगा कि दोनों में कुछ सच्चाई है, दोनों बातों में, दोनों स्कूल्स में, दोनों थॉट्स में. कांट ये बोलेगा कि भाई सेंसेस के थ्रू भी हमें मिलता है, ये बात भी सही है. जो हमारा रॉ मटेरियल है नॉलेज फॉर्मेशन के लिए, वो हमें इंद्रियों से ही मिलता है, सेंसेस से मिलता है. लेकिन जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज फॉर्मेशन है, उसके लिए हमारे पास कुछ इनेट कैपेसिटीज होती हैं. तो उस एक्सटेंट तक रैशनलिज्म भी सही है कि हमारे पास पहले से ही कुछ है, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है थॉट का, या जो हमारा देखने का परसेप्शन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमारे पास बर्थ से ही होते हैं, जबकि रॉ मटेरियल सेंसेस से मिलता है. सो इन अ वे कांट इज सेइंग दैट रैशनलिज्म इज करेक्ट बट ओनली पार्शियली, नॉट कंप्लीटली. एंड लाइकवाइज empiricism is also correct but only partially, not completely. As far as the raw material of the knowledge is concerned, we get this raw material through our senses. But as far as the organization of that raw material, that information is concerned, as far as the formation of knowledge is concerned, we have some innate faculties in our mind which Kant calls categories of understanding, that filters the raw information, the raw material, and gives a shape to it to produce the knowledge of things as we understand them. तो फिलहाल बस ये एक पासिंग रिमार्क था कांट के ऊपर, लेकिन ये सब चीजें हम कैसे उसने हार्मोनाइज किया, कैसे सिंथेसाइज करने की कोशिश की दोनों अलग अलग व्यू पॉइंट्स को, ये हम कांट की फिलॉसफी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे. फिलहाल के लिए हम डिस्कशन को केवल यहीं तक सीमित रखते हैं, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म, दो अलग अलग स्कूल्स. तो ये तो क्लियर हो गया भाई हमको कि रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म ये क्या है और इनके बीच में क्या अंतर है.
लेकिन हम वापस उस पुरानी बात पे जाते हैं जो हमने देखा था कि दे आर प्राइमरीली दे आर व्हाट, दे आर एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल्स। एपिस्टेमोलॉजिकल स्कूल्स मतलब दीज स्कूल्स आर रिलेटेड टू नॉलेज, नॉलेज की बात कर रहे हैं। एक बोल रहा है रीजन से मिलेगा, दूसरा बोल रहा है सेंसस से मिलेगा। लेकिन फिर सवाल आता है एक और कि नॉलेज ऑफ व्हाट। भाई नॉलेज की स्टडी चल रही है, नॉलेज से रिलेटेड स्कूल्स हैं, लेकिन नॉलेज किस चीज का चाहिए, किस चीज का नॉलेज मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब नॉलेज की बात होती है तो कहीं ना कहीं उसमें यह भी आ जाता है कि अल्टीमेटली है क्या, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है या अल्टीमेट रियलिटी क्या है। तो अल्टीमेट रियलिटी का नॉलेज हमको मिल जाए तो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो नॉलेज से रिलेटेड है कि नॉलेज मिलेगा कैसे, लेकिन नॉलेज किस चीज का मिलेगा वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, अल्टीमेट रियलिटी से। और इसी चीज को हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज व्हाट, मेटाफिजिक्स इज रिलेटेड टू नेचर ऑफ रियलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, स्टडी ऑफ रियलिटी या अल्टीमेट रियलिटी, स्टडी ऑफ द अल्टीमेट स्टफ ऑफ द यूनिवर्स। तो ये क्लियर होना चाहिए कि एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से रिलेटेड है और नॉलेज किस चीज का मिल रहा है, अल्टीमेट रियलिटी का। तो उस चीज को, उस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फिलोसफी को हम बोलते हैं मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स किस बारे में, स्टडी ऑफ रियलिटी, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ अल्टीमेट स्टफ ऑफ द यूनिवर्स। किन चीजों से फंडामेंटली वो कौन सी चीजें हैं जिनसे ये दुनिया बनी हुई है, ये संसार बना हुआ है, ये यूनिवर्स बना हुआ है। और जब हम बात कर रहे हैं अल्टीमेट रियलिटी तो ये कि भाई अल्टीमेट रियलिटी जो है उसका नेचर क्या है, कैसी है अल्टीमेट रियलिटी। क्या वो मटेरियल इन नेचर है, जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि एटम्स वगैरह इनसे बना ये है अल्टीमेट रियलिटी, या फिर वो स्पिरिचुअल इन नेचर है। तो कुछ दूसरे लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ हाँ स्पिरिचुअल है, कॉन्शियसनेस है, ये वो। कुछ ऐसे भी होंगे बोलेंगे कि दोनों के कॉम्बिनेशन है, नेचर जो है अल्टीमेट रियलिटी का दोनों से मिलकर ही बनी है। तो वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। तो ये एक सवाल हो गया कि नेचर क्या है, अल्टीमेट जो रियलिटी है वो उसकी प्रकृति क्या है, उसका चरित्र क्या है। और दूसरा सवाल है कि जो भी ये चीज है, चाहे मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, उनकी संख्या कितनी है, नंबर कितना है, मतलब वो एक है, दो हैं या बहुत सारी हैं। तो जो लोग बोलेंगे कि एक ही है तो उस स्कूल को क्या बोला जाएगा, मोनिज्म। जो लोग बोलेंगे कि दो रियलिटी है अल्टीमेट रियलिटी नंबर में, तो वो डुअलिज्म स्कूल हो जाएगा। और ऐसे ही जो बोलेंगे कि बहुत सारी है तो वो प्लूरलिज्म स्कूल हो जाएगा। तो क्या हुआ मेटाफिजिक्स, व्हाट इज मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स इज स्टडी ऑफ रियलिटी, स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टडी ऑफ अल्टीमेट स्टफ ऑफ द यूनिवर्स। एंड व्हेन वी focus on the notion of ultimate reality, then the question arises, what is its nature? Is it material? Is it spiritual? Is it both? And whatever it is, how many in number? Is it only one? Are they two? Are they many? Which gives birth to schools like monism, dualism, pluralism, etc. Now, it is important to note that both epistemology and metaphysics are interrelated. How is it so? Because one is a study of knowledge and second is the subject of that knowledge. Both are interrelated. Epistemology of any school will determine its metaphysics, and it is possible the other way around also. तो एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स इंटर रिलेटेड है, खासकर इंटर रिलेटेड है वो तो वैसे भी हमको समझ आ गया अब तक। लेकिन बोलना ये चाह रहा हूं मैं कि कोई भी फिलोसॉफिकल स्कूल होगा उसके अंदर भी, चूंकि ये चीजें इंटर रिलेटेड है, तो कोई भी फिलोसॉफिकल स्कूल होगा तो उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी होगी और दूसरी तरफ उसका जो मेटाफिजिक्स होगा, वो दोनों में बहुत कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं, तो उनका जो, अगर किसी स्कूल का कोई एपिस्टेमोलॉजी है तो उसके हिसाब से ही उनका मेटाफिजिक्स भी होना चाहिए। एंड या फिर और, दोनों वर्ड यहां पर मैं यूज कर रहा हूं फॉर अ स्पेसिफिक रीजन कि भाई वाइस वर्सा भी हो सकता है कि किसी स्कूल का अगर जो मेटाफिजिक्स है तो उसके हिसाब से फिर एपिस्टेमोलॉजी होना चाहिए। कि
if any school has chosen a particular epistemology, then their metaphysics will follow their epistemology and vice versa. तो एग्जाम्पल्स भी हैं, इस तरह के सवाल भी आ चुके हैं, जैसे चारवाक का हम बोलते हैं कि भाई उनका प्राइमरी फोकस क्या है, एपिस्टेमोलॉजी पे। तो एपिस्टेमोलॉजी उनकी अगर उन्होंने तय कर ली कि केवल परसेप्शन से ही जो नॉलेज मिलता है वही मतलब हम उसको सही मानेंगे, तो उन्होंने जब ये ऐसा मान लिया है, एपिस्टेमोलॉजी को मतलब तय कर लिया है, तो ऑब्वियसली उनका मेटाफिजिक्स भी वैसा ही होगा। हमको भगवान दिखते नहीं है, हमको हेवन एंड हेल नहीं दिखते, तो ऑब्वियसली देयर मेटाफिजिक्स विल बी इन अलाइनमेंट विद देयर एपिस्टेमोलॉजी। ऐसे ही जैन स्कूल या कोई भी स्कूल ले लीजिए, और हमेशा कोई भी स्कूल जो होगा उनकी कोशिश यही होगी कि उनके एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स में कंसिस्टेंसी हो। लेकिन चूंकि फिलोसोफर्स का काम क्रिटिसिज्म करना, शॉर्टकमिंग्स फाइंड आउट करना भी है, तो जब भी क्रिटिसिज्म के लिए स्कोप ढूंढना हो, तो एक इंपॉर्टेंट अप्रोच ये हो सकती है कि किसी भी स्कूल का मेटाफिजिक्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, उनमें हम ये देखें कि कंसिस्टेंसी है कि नहीं। तो वो भी हमें एक स्कोप दे सकता है क्रिटिसिज्म का। और जनरली होता ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी, कुछ ना कुछ मतलब कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी निकल ही आती है, कोई भी स्कूल हो, फिलोसॉफिकल स्कूल हो। और इसीलिए सभी अपनी जगह सही भी होते हैं और सभी की अपनी शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं। और इनकंसिस्टेंसी इवन मतलब किसी भी फील्ड में हो सकती है, मतलब दूसरी फील्ड्स, इवन साइंसेस में भी हो सकती है, पर यहां पर ज्यादा एक्सेंचुएटेड हो जाती हैं। और जो हमारे स्कूल्स हैं मतलब सिलेबस में रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म के, अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स के, तो हमें मतलब इजीली दिमाग में आना चाहिए। और जब हम पढ़ चुके होंगे तो हमारे दिमाग में कैसे आएगा, हमें सोच के देखना चाहिए कि डेकार्ट है अगर, तो डेकार्ट की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, तो ऑब्वियसली रीजन बेस्ड है, रैशनलिज्म स्कूल है, स्पिनोजा की भी, लाइब्निज की भी। लेकिन फिर उनमें भी उस रैशनलिज्म में होते हुए, रीजन बेस्ड होते हुए भी उनमें भी कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो वो क्या है, तो वो आगे हम देखेंगे। फॉर इंस्टांस जैसे मेटाफिजिक्स की हमने बात की, तो मोनिज्म, डुअलिज्म वगैरह। तो डेकार्ट जो होगा वो किसकी बात करेगा, डुअलिज्म की बात करेगा, मटेरियल स्पिरिचुअल, माइंड बॉडी। बाद में मोनिज्म आ जाएगा स्पिनोजा की फिलॉसफी में, जबकि लाइब्निज क्या बात करेगा, प्लूरलिज्म की बात करेगा। उसके लिए नॉट ओनली प्लूरलिज्म बट उसके लिए रियलिटी स्पिरिचुअल भी है, मतलब जो मोनेट्स की बात करेगा, जो कि अभी जरूरी नहीं है, हम आगे देख सकते हैं। और ऐसे ही मतलब हमें रिलेट करके देखना चाहिए। लॉक है, अगर लॉक की बात करें तो लॉक में क्या है, तो हम आगे देखेंगे, अभी जरूरी नहीं है, पर एपिस्टेमोलॉजिकली जैसे क्या है, उसमें रियलिज्म है। बर्कले है तो उसमें आइडियलिज्म है, ह्यूम है तो उसमें स्केप्टिसिज्म है। मेटाफिजिक्स अगर उन लोगों का हम देखेंगे तो लॉक का मेटाफिजिक्स भी इंटरेस्टिंग होगा, और कहीं ना कहीं उसमें मतलब वो मतलब कुछ ऐसी बातें बोल देगा जैसे कि मतलब रियलिटी है क्या मेटाफिजिक्स, क्योंकि इसी का सवाल है ना कि रियलिटी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है। तो लॉक बोलेगा रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म है उसका असल में, और लॉक बोलेगा कि हमें दिख तो रहा है रेटिना पे, कुछ हमारे सेंसेस पे लाइट फॉल हो रही है, तो हमें कुछ चीजें दिख रही है, बट स्टिल मतलब वो हम केवल रेटिना में से इन्फर कर रहे हैं या रेटिना के जरिए देख रहे हैं, एक्चुअली हम नहीं देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो असल में ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ क्या है वो हम ठीक से नहीं जानते, अननोन सबस्ट्राटम है वो मतलब। और इट इज उसके शब्दों में, इट इज समथिंग आई नो नॉट व्हाट। तो कहीं ना कहीं मतलब इंटरेस्टिंगली ये चीज मतलब आगे जाके जन्म देगी ह्यूम के स्केप्टिसिज्म को एक तरीके से, या मतलब ह्यूम को उसको जन्म देने की वजह ये बोल सकते हैं कि ये सीड हो गया एक तरीके से स्केप्टिसिज्म का, जो कि आगे जाके ह्यूम की फिलॉसफी में कल्मिनेट होगा। और बर्कले है, बर्कले को हम देखेंगे कि वो तो एक तरीके से वो मतलब धार्मिक व्यक्ति था और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, तो मेटाफिजिक्स भी उसका जो होगा वो स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा, स्पिरिचुअल आइडियाज की बात करेगा, मटेरियल रियलिटी को रिफ्यूट कर देगा। तो ये सब चीजें अभी जानना जरूरी नहीं है, पर अब जब हमने एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स समझ लिया है, तो हम अलग अलग फिलॉसफी जब पढ़ेंगे तो हम उसमें हम रिलेट करके देख सकते हैं, और ज्यादा वो हमारे दिमाग में क्लैरिटी लेके आएगा। And finally, we will recap few points, the most important points. What are they? First one, rationalism is what? Rationalism is equal to epistemological school. Empiricism is what?
Empiricism is also equal to epistemological school. Both are epistemological schools. Then the question arises, what is epistemology? Epistemology is equal to study of knowledge. And metaphysics is what? Metaphysics is the study of reality, or in other words, we can say metaphysics is the study of nature or study of existence. And it is very important to remember that epistemology and metaphysics both are interrelated. And once we are clear with these concepts, we are prepared to move forward. That is what we will do. और फाइनली एक काम की बात, इंडियन फिलॉसफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बैंक मैंने पब्लिश की है जो कि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। अमेजोन पे अवेलेबल है ये ई बुक के फॉर्म में। आप सीधे अमेजोन के लिंक पे क्लिक करके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे उसका सैंपल आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। होपफुली जल्दी ही मैं वेस्टर्न फिलॉसफी का भी एक क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा। और अगर आपका इंटरेस्ट एग्जाम्स के अलावा भी फिलोसॉफिकल या इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस में इंटरेस्ट है तो आप मेरा ये दूसरा यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। इसका नाम एक्सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस्ड आर्ट फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। पढ़ाई की बातें नहीं है उसमें, लेकिन जनरल फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल आर्टिस्टिक इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें हैं। वो एक तरीका हो सकता है मुझे सपोर्ट करने का, बशर्ते आपका इंटरेस्ट भी हो। तो अमेजोन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और साथ ही जो बुक से रिलेटेड वीडियो है और मेरे दूसरे चैनल से रिलेटेड वीडियो है, उन दोनों वीडियोस के लिंक्स मैं एंड स्क्रीन पर दे रहा हूँ। तो आप उन पर क्लिक करके उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया, बाय।